नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ भी अब यक्ष प्रश्न ये बना है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल कर्नाटक में कांग्रेस से चुनाव से पहले भी पूछा गया, हालांकि तब कांग्रेस ने नतीजों के बाद फैसले के बाद कहकर सवाल को टाल दिया था। दक्षिण के दुर्ग पर कौन करेगा राज? बहुमत के बाद नेता चुनने की मशक्कत। कर्नाटक में गांधी परिवार का चहेता कौन? खरगे तय करेंगे किंग या खुद बनेंगे किंग? कांग्रेस ने जैसे ही कर्नाटक में 113 का जादुई आंकड़ा पार किया, वैसे ही हर जुबान पर एक ही सवाल आ गया, कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है, लेकिन एक फॉर्मूला जरूर तैयार किया गया है, जिसके दम पर कांग्रेस कर्नाटक में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कर्नाटक में मुख्यमंत्री के साथ 3 उप मुख्यमंत्री भी बनाएगी। तीनों उप मुख्यमंत्री 3 अलग अलग समुदाय के होंगे। एक लिंगायत, एक वोकालिग्गा और एक दलित समाज से आने वाले विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस फॉर्मूले के पीछे की वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव और कर्नाटक का सामाजिक समीकरण। कांग्रेस जिसे भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी, उसके जिम्मे कांग्रेस की 5 गारंटी को जनता तक पहुंचाना तो होगा ही, उस गारंटी का नतीजा भी जल्द से जल्द दिखाना होगा, ताकि लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिल सके। हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसे चेहरे की तलाश में जुट गई है जो सारे सियासी समीकरणों को साधने में सक्षम हो। हालांकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 2 बड़े दावेदार हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया और दूसरे कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार। सिद्धारमैया ने 2013 में सीएम पद की रेस में मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पछाड़ा था। 5 साल तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चलाई थी। ऐसे में सिद्धारमैया के पास सरकार चलाने का अनुभव है। साथ ही पूरे कर्नाटक में सिद्धारमैया की अपनी एक पकड़ भी है। लेकिन सिद्धारमैया के साथ एक बड़ी दिक्कत है उनकी उम्र। सिद्धारमैया 75 साल के हैं, जो कांग्रेस के दूरगामी सियासत के लिए फिट नहीं है। वहीं कर्नाटक में सीएम पद की रेस में जो दूसरा चेहरा बहुत तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है, वो है डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार वो नेता हैं जिन्होंने पिछले 5 साल लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी का डटकर सामना किया है। लेकिन डीके की मुश्किल ये है कि पूरे कर्नाटक में उनका वैसा प्रभाव नहीं है जैसा सिद्धारमैया का है। हालांकि डीके शिवकुमार ओल्ड मैसूर के उस इलाके से आते हैं जहां जेडीएस का दबदबा रहा है, और इस बार उस दबदबे को खत्म करते हुए कांग्रेस ने मैसूर में बड़ी जीत दर्ज की है। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएस की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर, सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं। जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है। अब यही ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद जब सीएम पद के लिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने पार्टी के नियमों को समझाकर उससे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सियासी जानकार जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के मन में भी कर्नाटक के सीएम बनने की आकांक्षाएं खत्म नहीं हुई हैं। खड़गे 3 बार कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए थे। इस बार कांग्रेस की कमान उनके ही हाथ में है। ऐसे में अगर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच कुर्सी को लेकर रस्साकसी ज्यादा तल्ख हुई तो कांग्रेस के लिए खड़गे भी एक विकल्प हो सकते हैं।
इन 3 नेताओं के अलावा भी कांग्रेस में कई नेता हैं जो सीएम पद की लालसा पाले बैठे हैं। इन नेताओं को उम्मीद है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में उनका दांव लग सकता है। इन नेताओं की लिस्ट में सबसे ताकतवर नाम पूर्व उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर का है। जी परमेश्वर का दलित समाज से आना उनके प्रोफाइल को मजबूत बनाता है। हालांकि सिद्धारमैया ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस उन्हें कुछ वक्त तक सीएम पद देकर एक सम्मानपूर्ण विदाई दे सकती है और 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत पहले सिद्धारमैया और फिर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद दे सकती है। लेकिन इस पर डीके शिवकुमार भी सहमत होंगे, यह अहम सवाल है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज शाम होने वाले विधायक दल की बैठक में भी चर्चा हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का सिस्टम रहा है कि विधायक दल की बैठक में सीएम पद की चयन की जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान को सौंप दी जाती है। उम्मीद है कि आज की कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी इसी परंपरा को दोहराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक में बजरंगबली का नाम लेकर बीजेपी ने संजीवनी मांगी, लेकिन नतीजों से लगता है कि बजरंगबली संजीवनी बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिल गई। कर्नाटक में कांग्रेस को फिलहाल 43% वोट मिले, जो कि 3 दशकों का रिकॉर्ड है। पिछले 34 सालों में कर्नाटक में किसी पार्टी को इतने वोट नहीं मिले। आंखों में खुशी के आंसू, चेहरे पर जोश और जीत का जोरदार जश्न। कर्नाटक में नया किंग बनकर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस का हाथ अभी मजबूत है। कांग्रेस की जीत के कई फैक्टर्स हैं, लेकिन कांग्रेस मानती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक में उन्हें वोट मिले। Working together is the success. That is what I said on the day. अब आपको बताते हैं कि वो कौन से कारण रहे जिससे कांग्रेस ने कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत दर्ज की। कर्नाटक की जीत के पीछे उसकी 5 गारंटी स्कीम तुरुप का इक्का साबित होती हुई दिखाई दी। हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे, जिसमें गृह ज्योति, गृहलक्ष्मी, अनन्य भाग्य युवा निधि और शक्ति योजना शामिल है। इसके मुताबिक 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा, सभी परिवार की महिला प्रमुखों को 2000 रुपए की मासिक सहायता, बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो अनाज शामिल है। इसके अलावा 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगार स्नातकों को देने का वादा किया गया। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत ओपीएस लागू करने का भी वादा किया गया था। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस वादे को फ्रीबीज कहकर निशाना साधती रही। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी के अंदर गड़बड़ होना शुरू हो गई थी। चुनाव करीब आते आते कर्नाटक के बड़े नेता नाराज होकर बागी हो गए, जिसका फायदा कांग्रेस ने उठाने में देरी नहीं की। बागियों से कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। इस फैक्टर में बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। माना जा रहा है कि पार्टी को इसकी भी कीमत चुकानी पड़ी है। हुआ यह है कि लिंगायत वोटर से लेकर ओबीसी और दलित वोटर्स तक ने कांग्रेस का साथ दिया, जबकि मुसलमान भी साथ आ गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी कांग्रेस को कर्नाटक में कमाल दिखाने का मौका दिया। इससे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी कर्नाटक में खत्म होती दिखाई दी। नतीजा यह है कि अब राहुल को पार्टी के नेता पीएम का चेहरा भी मान रहे हैं। बीजेपी ने जिन मुद्दों को हवा दी उसके ठीक उलट कांग्रेस ने क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देते हुए भ्रष्टाचार और ध्रुवीकरण को मुद्दा बनाया। बीजेपी अपने मैदान में लाकर कांग्रेस को हराने में नाकामयाब रही। एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। पिछले 4 महीनों में कांग्रेस ने दूसरी बड़ी जीत दर्ज की है। हिमाचल के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक से जीतकर नई संजीवनी पाई है। नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। कर्नाटक के नतीजों के बाद चुनाव के मुद्दों को लेकर एक बहस चल रही है। कहा जा रहा है कि नेशनल मुद्दे नहीं चले और लोकल मुद्दे चल गए। कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं को अहमियत दी, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय नेताओं पर भरोसा करती रही।
चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव नतीजों तक समीकरणों के सहारे कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता तक पहुंचने में सफल रही। चुनावी मैनेजमेंट में माहिर माने जाने वाली बीजेपी को इस बार कांग्रेस ने न सिर्फ चुनौती दी बल्कि मुकाबले से भी बाहर कर दिया। कांग्रेस ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो बीजेपी पर भारी पड़े। कांग्रेस ने पहले दिन से बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाकर कांग्रेस के हर नेता ने हमला बोला, जबकि बीजेपी इसका बचाव नहीं कर पाई। कांग्रेस का पूरा चुनाव कैंपेन लोकल मुद्दों के आधार पर बना, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे आगे बढ़ती रही। कांग्रेस ने सबको साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम किया। बीजेपी के कई बड़े नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए, जबकि बीजेपी ने पुराने नेताओं के टिकट भी काटे और उन्हें साइडलाइन भी किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया, मगर बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़कर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। ये लोग कौन सा केस में है, सारे एंटी सोशल बजरंग दल में है। ये बजरंग बली का फॉलोअर्स नहीं हो सकता है। तो ऐसा काम करके ही भारतीय जनता पार्टी धर्म के ऊपर आस्था जो रखा है उसको भी कमजोर कर रहा है। डेमोक्रेसी में हारना जीतना बड़ा बात नहीं है। हार को हम स्वीकार किया एंड एक विपक्ष के नाते हम लड़ाई लड़ेंगे एंड आने वाले दिन में जीतेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण की बहाली का वादा किया, जबकि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, जबकि बीजेपी का फोकस हिजाब, लव जिहाद और तुष्टीकरण पर ज्यादा रहा। The national political party will not only analyze and will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. बीजेपी भले ही अब 2024 के लिए प्लान तैयार करने का दावा कर रही हो, मगर कर्नाटक की हार ने उसके लिए दक्षिण का द्वार बंद कर दिया है। अब सवाल ये भी है कि क्या कर्नाटक वाली रणनीति के सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी कोई कमाल कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ ही पूरा का पूरा विपक्ष एक सुर में इसे 2024 से जोड़कर देखने लगा और विपक्ष खेमे को कर्नाटक की जीत में 2024 के आम चुनाव की जीत की तस्वीर दिखने लगी है। बीजेपी बची कहाँ? दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ? Now it is the beginning of the end of 2024. कर्नाटक से एक अच्छी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जैसे ही कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, पूरे देश में विपक्षी दलों को 2024 का रास्ता दिखने लगा। पूरा विपक्ष कर्नाटक के नतीजों को बीजेपी के खिलाफ पैदा हो रही नाराजगी बताने लगा। पूरे विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने की उम्मीद दिखने लगी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने उन विपक्षी नेताओं को भी कांग्रेस की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया जो अभी तक कांग्रेस से भी उतनी ही दूरी बनाकर रखते थे जितनी बीजेपी ने बना रखी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो कर्नाटक के नतीजों से इतनी उत्साहित हो गईं कि उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर दी। I salute the people of Karnataka, all my voters, and I salute to the winners also for their victory. Even Kumar Swamiji also done well. Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the state BJP will lose. Now it is the beginning of the end of 2024.
लेकिन अपने पूरे बयान में ममता बनर्जी ने कहीं भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। हर राज्य और हर पार्टी का जिक्र उन्होंने किया। यानी ममता ने कर्नाटक के नतीजों को देखकर मोदी की हार का दावा तो ठोक दिया, लेकिन कांग्रेस के साथ अपने कड़वे रिश्ते को नहीं भूल पाई। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कर्नाटक के नतीजों से खासे खुश दिखे। तेजस्वी को भी कर्नाटक के नतीजों में 2024 की बानगी दिख रही है। जो रिजल्ट आया है, एक तरफा रिजल्ट आया है और बीजेपी बची कहाँ। दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ। मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है। तेजस्वी को बीजेपी देश में खत्म होती दिख रही है तो महबूबा मुफ्ती को कर्नाटक के नतीजों में 2024 की तस्वीर दिखने लगी। महबूबा को भी लगने लगा है कि अब तो 2024 में केंद्र की सत्ता से बीजेपी बाहर होकर रहेगी। ये मैं समझती हूँ एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगले साल पूरे मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं और जो मुल्क के हालात हैं दिन ब दिन जो है मुल्क की जो जमहूरी कदरें हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, भाईचारा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आज कर्नाटक से एक अच्छी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह जो है बाकी मुल्क के लोग भी कम्युनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करके तरक्की के लिए और मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए वोट देंगे। विपक्षी नेताओं के इन दावों के बीच बीजेपी की तरफ से कर्नाटक के नतीजों पर विपक्षी खेमे के उत्साह को ठंडा करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सामने आए। शर्मा ने कर्नाटक के नतीजों के इतिहास को गिनाते हुए विपक्षी मंसूबे पर पानी फेरने की कोशिश की। For every Lok Sabha election, Congress won the assembly election in Karnataka. I think it can be, you can treat it as a trend that in 2014 also Congress won the election in assembly, Modi ji won in parliament. Then 2019 also Congress won the assembly, Modi ji won the parliament. So this you can describe this as a trend. हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी विपक्षी नेताओं के दावे पर सवाल खड़े करते हुए 2024 में एक बार फिर बीजेपी सरकार का दावा किया। देखिए, चुनाव का परिणाम जनता ने दिया, जो मैंडेट दिया हम उसको स्वीकार करते हैं। पार्टी इसकी समीक्षा करेगी निश्चित रूप से, लेकिन जनता का जनाधार पूरे देश में है और 2024 नरेंद्र मोदी के साथ ही पूरी देश की जनता रहेगी, कर्नाटक भी रहेगी। कर्नाटक के नतीजों ने विपक्ष को एक उम्मीद तो दे दी है, जिसके दम पर कांग्रेस विपक्षी एकता का नेतृत्व करने का दावा भी करेगी और विपक्षी दलों को भी ये समझाने की कोशिश करेगी कि उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी को हराने का दम है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में सरकार गंवाने के बाद आम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर 2024 पर कितना पड़ेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।